सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सिर्फ सोचने से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और उससे रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को कर लिया है, और आज के वीडियो में हम लोग आप फिजिक्स के ही दूसरे चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन करने वाले हैं। और इसमें इसके जो इस चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको पढ़ेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स को हम लोग अच्छे ढंग से कर सके और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर का नाम है वह प्रकाश का अपवर्तन। इसमें जानने लायक सबसे पहला जो पॉइंट है वह है प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन। पिछले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन था, यहाँ अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के अपने पथ से मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। समझ गए? पिछले वाले में था क्या कि प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर वापस चली जाती थी, लेकिन यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हवा है और ये कांच है, माध्यम 1 और माध्यम 2। ठीक है, हवा जो है वह विरल माध्यम है और कांच जो है वह हवा की अपेक्षा सघन माध्यम है। तो क्या होगा, अगर कोई प्रकाश आएगी, प्रकाश की किरण आएगी, तो वह जब विरल से सघन में आती है तो वह हल्का सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये आने वाली किरण है, इसलिए हम इसे आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और ये निकल कर जा रही है, इसलिए हम इसे अपवर्तित किरण कहेंगे। पिछले वाले में परावर्तित था, इसमें अपवर्तित है, अपवर्तित किरण। ठीक है, और इस बीच में अभिलंब, क्या है? अभिलंब। आपतित किरण और जाती हुई अपवर्तित किरण, अभिलंब हो गया। और ये भी जो चैप्टर है, इससे रिलेटेड हमारे आम जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी होती रहती हैं, जिसको देखकर हम अचंभित हो जाते हैं। जैसे यदि नदी में आप अपना पैर लटका के बैठे तो उसमें आपको आपका पैर छोटा दिखाई पड़ेगा। यदि बाल्टी में कोई सिक्का रखा हो तो वह सिक्का लगेगा कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। ये सारी घटनाएं जो है ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होती है, और मतलब ये हमारे हमको पढ़ना भी है। इसमें देखिए, जो आपतित किरण आएगी अगर विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और वही अगर विरल से सघन में गई तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से जब विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यह कभी कभी ऑब्जेक्टिव और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है अपवर्तन के नियम। पिछले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन के नियम वो भी 2 थे और अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। पहला नियम तो सेम है परावर्तन की तरह कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। वहां बस परावर्तित किरण था और यहाँ पे अपवर्तित किरण है ना। यहाँ पे देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया लंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में है कि नहीं है? तीनों एक ही समतल में है। पहला नियम आप लोगों ने समझ लिया। और जो दूसरा नियम है उसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। कभी कभी इसको अकेले भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी साथ में भी पूछ लिया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो किन्हीं 2 माध्यमों के लिए प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होती है। क्या होती है? एक नियतांक मतलब नियत रहता है। जैसे आपतन कोण कौन सा हो गया? वही अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण, है ना। तो इन दोनों की जो क्या होती है? ज्या होती है, एक नियतांक होती है, मतलब नियत रहती है। ठीक है, अब आगे वाला जो पॉइंट है वह है अपवर्तनांक किसे कहा जाता है? तो किसी हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को
हम लोग उस वस्तु का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आपको किसी वस्तु का अपवर्तनांक निकालने के लिए दिया जाए तो पहले आप क्या करेंगे, अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल और बट्टे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लीजिए आपको कांच का निकालना हो, कांच का निकालना हो तो हवा में प्रकाश की चाल तो होती है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, है ना। हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड और कांच में जो होती है 2,25,000 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 2,25,000। अब इसको जो कट कर देंगे जो निकलेगा वह कांच का अपवर्तनांक होगा, है ना। तो अगर हमको किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक अगर ज्ञात करना हो तो ऊपर में हवा में प्रकाश की चाल और नीचे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल को लिख देंगे, अपवर्तनांक निकल जाएगा। वैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में किसी वस्तु का अपवर्तनांक पूछ लिया जाता है तो आपके बुक में एक चार्ट बना हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है। मैं अगर उसको यहाँ पे ऐड करूंगा तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वहां से उसको देख के रिमेंबर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। तो पहले समझेंगे कि आपतित किरण क्या है, निर्गत किरण क्या है, उसको डायग्राम से समझाऊंगा। मान लीजिए ये कांच की स्लैब है और ये हवा है, ये दोनों जो है कांच की स्लैब है ना। तो इसका मतलब ये वाला विरल माध्यम हो गया और ये हो गया सघन माध्यम। अब यहाँ पर जो कोई किरण आ रही है ये है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। अब माध्यम बदलेगी तो अभिलंब की ओर तो मुड़ेगी ही। ये रहा आपका अभिलंब, तो इससे हल्का से मुड़ जाएगी, मतलब आना तो चाहिए था इसको यहाँ से, लेकिन ये यहाँ से ना आके थोड़ा सा मुड़ेगी क्योंकि अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे। और फिर जो है अब सघन से विरल में जाएगी तो फिर यहाँ पे दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, है ना। अभिलंब से दूर हट गई, ठीक। तो अभिलंब से जब दूर हट गई तो यहाँ पे ये वाला जो किरण जा रही है इसको हम लोग कहेंगे निर्गत किरण। क्या कहेंगे? निर्गत किरण। आपतित किरण और ये निर्गत किरण, मतलब आने वाली किरण आपतित किरण और निकल कर जाने वाली किरण निर्गत किरण, है ना। अब दोनों को अगर हम सीधा रेखा में लिखा है तो बीच में आपको एक दूरी दिखाई पड़ रही है, दूरी दिखाई दे रही है ना, इसे ही हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है लेंस। लेंस किसे कहते हैं? जैसे पिछले चैप्टर में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था वैसे ही इस चैप्टर में हमें लेंस के बारे में पढ़ना है। दर्पण और लेंस में बस यही डिफरेंस है कि दर्पण जो है वो पारदर्शक नहीं होता, उससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती, उससे टकराकर वापस लौट जाती है। और लेंस में प्रकाश की किरणें आर पार जाती हैं, यानी वो पारदर्शक होता है ना। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आपने बहुत सारी चीज देखा होगा, आपका कैमरे का लेंस, टॉर्च के जो ऊपर लगा होता है वह लेंस, है ना, या कांच की सिल्ली, जो वो सारी चीजें वो लेंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे? लेंस, है ना, क्योंकि वो जो प्रकाश को आर पार करती है, पारदर्शक होती है ना, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। क्या कहीं लिखा गया है लेंस में? लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जिसका कम से कम एक सतह गोलिया होना चाहिए, है ना, समतल प्लेन नहीं होना चाहिए, गोलिया होना चाहिए। जैसे और इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है कि जिसका बीच वाला हिस्सा थोड़ा मोटा हो और ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा है वह पतला हो, उसको हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। और जबकि अवतल लेंस किसको कहेंगे? तो अवतल लेंस उसे कहेंगे जिसका ऊपर और नीचे का सिरा थोड़ा मोटा हो लेकिन बीच का सिरा पतला होना चाहिए। लेकिन लेंस वही होगा जिसका जो परावर्तक सतह है वो गोल हो, मतलब इस तरह का राउंड शेप में हो। यहाँ पे ये भी राउंड शेप में है और ये भी राउंड शेप में, ये हो गया लेंस, ठीक है। अब लास्ट जो बच गया है पॉइंट वो है लेंस सूत्र। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था दर्पण सूत्र और ये है लेंस सूत्र। सूत्र वही सेम है, बस वहां पे प्लस था, यहाँ माइनस है। 1/v माइनस 1/u और बराबर 1/f। जहां पे u क्या है? तो u प्रतिबिंब दूरी है, v जो है प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है और f फोकस दूरी है, ठीक है। अगर इसमें 1-2 पॉइंट छूटे हुए हैं जैसे कि प्रतिबिंब, तो मैंने उसको इसलिए छोड़ा है क्योंकि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने उसको कवर कर लिया था। और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक दूसरे के क्या है? डिपेंडेंट है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है
तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। मैंने उसको प्रतिबिंब को यहाँ फिर से इसलिए नहीं बताया है क्योंकि उसको बताने से लेंथ वीडियो की थोड़ी लंबी हो जाती है और आप लोगों को ज़्यादा समय लगता है, और अभी आप लोगों का एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है। इसलिए अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और चलाइए, देखिए, सीखिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।